तो रासायनिक बंध केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ लिए थे आयनिक यौगिकों में स्टेशनरी लक्षण, फायंस का नियम। उससे आगे हम बात करेंगे अब हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में आ जाता है तो उनके मध्य एक आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। उस आकर्षण के बल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कोई भी हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में आ जाता है, और अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन है? कौन? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है क्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की। तो हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में आ जाता है तो उनके बीच में एक आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। उस आकर्षण के बल को ही क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। When hydrogen atom comes between two more electronegative elements, then an attractional force develops called as hydrogen bond. इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम एक डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, इस तरीके से डॉटेड लाइन बिंदुवत रेखा से इसको दर्शाते हैं हाइड्रोजन बंध को। हाइड्रोजन बंध का जो मान होता है वो 3 से 10 किलो कैलोरी होता है। हाइड्रोजन बंध का मान 3 से 10 किलो कैलोरी होता है। तब हाइड्रोजन बंध है वो 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इसमें होता है हमारे पास अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध या बॉन्ड। अंतरा या इंटर का मतलब क्या होता है? अलग अलग के बीच में, मतलब 2 या उससे ज्यादा के बीच में। इंटर जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटरनेशनल, है ना, इंटर कॉलेज, इंटर क्लास। इंटर का मतलब क्या होता है? अलग अलग के बीच में। तो अंतराणु हाइड्रोजन बंध क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण 2 या अधिक समान या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच होता है, अणुओं के बीच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध का निर्माण 2 या अधिक समान या अलग अलग प्रकार के अणुओं में होता है, अणुओं के बीच में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। अलग अलग के बीच में, लेकिन वो एक जैसे भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, 2 से ज्यादा के बीच में होगा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स when hydrogen bond forms between 2 or more same or different type of molecules, then it is called as intermolecular hydrogen bond। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसलिए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है F की, तो सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है HF में। सबसे प्रबल स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बंध बनता है HF में। इसके बाद दूसरे नंबर पर तो ऑक्सीजन H2O में इससे कम हाइड्रोजन बंध रहता है, सबसे प्रबल HF में रहता है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन NH3, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे प्रबल होता है HF में, उससे कम H2O में, उससे कम NH3 में। फिर हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर हमारे पास इसमें आता है फिनॉल C6H5OH। फिर हमारे पास आता है अल्कोहल ROH, और सबसे दुर्बल हमारे पास होता है ईथर में। इस तरीके से हाइड्रोजन बंध का क्रम होता है। सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है HF में, उससे कम H2O में, उससे कम NH3 में, उससे कम RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर फिनॉल में, अल्कोहल में और ईथर में।
अच्छा, जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उन्हीं के गलनांक क्वथनांक आदि को ये प्रभावित करता है। जिनमें हाइड्रोजन बंध होता है उन्हीं की गलनांक क्वथनांक वाष्पशीलता मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वोलेटिलिटी आदि को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, अधिक अतिव्यापन होता है। तो इसमें अधिक अतिव्यापन के कारण ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इन कंपाउंड्स के, ये जो भी यौगिक हैं, इनके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं, वाष्पशीलता वोलेटिलिटी कम होती है। तो जल्दी पिघलेगा नहीं, क्योंकि इस बंध को हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तब जाकर पिघलेगा या उबलेगा। तो इनमें क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से इनके गलनांक क्वथनांक के मान ज्यादा होते हैं और वाष्पशीलता का मान क्या होता है, कम होता है। अब जिसमें हाइड्रोजन बंध है उसी के गलनांक क्वथनांक हाइड्रोजन बंध के द्वारा प्रभावित होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। जैसे HCl के क्वथनांक का मान हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है। जब हाइड्रोजन बंध है ही नहीं तो हाइड्रोजन बंध का उस पर कोई प्रभाव भी नहीं आएगा, इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो HF का इसमें जैसे होगा, H2O का इसमें होगा। तो ये सारी चीजें जिनमें हाइड्रोजन बंध होता है उनका ही प्रभावित होता है, जिनमें नहीं होता उनका प्रभावित नहीं होता है। तो अंतराणु क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, जिसमें दो या दो से अधिक अणुओं के बीच हो, चाहे समान हो चाहे अलग अलग हो, के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। इसका ये क्रम रहता है हाइड्रोजन बंध का। सबसे ज्यादा होता है HF का, फिर H2, NH3, कार्बोक्सिलिक, फिनॉल, अल्कोहल और ईथर। अब इसमें जो हम सेकंड हाइड्रोजन बंध की बात करेंगे, दूसरा अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। अंतः का मतलब होता है एक ही के अंदर, अंतः का मतलब होता है एक ही के अंदर, इंट्रा मतलब इनसाइड द वन। ठीक है, एक ही के अंदर। तो जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण एक ही अणु के दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच होता है तो उसे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण एक ही अणु के दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच होता है तो उसे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। When hydrogen bond forms between two more electronegative elements of same molecule or one molecule, it is called as intramolecular hydrogen bond. एक ही में होगा, सेम मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अंतः अणु इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज फॉर्म्स एट द ऑर्थो पोजीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड एरोमेटिक यौगिकों की ऑर्थो स्थिति पर बनता है। एरोमेटिक यौगिकों में तीन स्थितियां बनती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा ये कब बनती हैं, जब बेंजीन रिंग पर, बेंजीन वलय पर दो ग्रुप जुड़े रहते हैं, दो समूह जुड़े रहते हैं कोई भी, तब ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन बनती है। अब यदि वो दोनों ग्रुप जस्ट पास पास में हो, पहले और दूसरे नंबर पर हो, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर, पास पास वाले कोने पर जुड़े हो, तो उसे बोलते हैं ऑर्थो। पहले और तीसरी पोजीशन पर, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर, तो उसे बोलते हैं मेटा। और जस्ट एक दूसरे के आमने सामने हो,
एक और चौथी पोजीशन पे, पहली और चौथी पोजीशन पे, उसे बोलते हैं पैरा। तो ये जो बंध बनता है, क्या बनता है? ऑर्थो स्थिति पर बनता है। क्या बनता है? ऑर्थो स्थिति पर बनता है। जैसे ये बेंजीन है, ये OH जुड़ा फिनॉल, इसकी जस्ट पास वाले कोने की बात होगी ऑर्थो के लिए, ठीक है। तो ये नाइट्रो समूह, NO2 को खोल के लिखा नाइट्रो समूह। चलिए, तो अब ये O और ये O, इन दो O के बीच में H आ गया, तो दो O के बीच में H आ जाता है, मतलब अधिक विद्युतरणीय परमाणु के बीच में हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है, बना हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो दो O के बीच में H आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हुआ, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब जैसे ये OH, ये CHO को खोल के लिख दिया, दो O के बीच में H आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसको अपन बोलेंगे सैलिसाइल एल्डिहाइड होता है। ये सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ऑर्थो पर OH है, मुख्य क्रियात्मक समूह, मेन फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे आता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आ जाए COOH, ये दो O के बीच में H आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसे बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, या इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार से अंतःअणु हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के दो अधिक विद्युतरणीय परमाणुओं के बीच में बनता है, और ये कहाँ बनता है? एरोमेटिक यौगिकों की ऑर्थो स्थिति पर बनता है। अब इसमें क्या होता है? ऑर्थो स्थिति पर बनने के कारण इसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग कम होती है, अतिव्यापन कम होता है, अतिव्यापन कम होता है, ओवरलैपिंग कम रहती है। इसके कारण इसके गलनांक क्वथनांक के मान, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, और वाष्पशीलता, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? मेटा और पैरा की तुलना में, ठीक है। मेटा और पैरा के ज्यादा हो जाते हैं, इसमें अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, अतिव्यापन की मात्रा कम होती है। इसलिए जिनमें ये अंतःअणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उनके गलनांक क्वथनांक तो कम हो जाते हैं और वाष्पशीलता ज्यादा हो जाती है, उल्टा हो जाता है मतलब उसका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? अंतःअणु हाइड्रोजन बंध होता है। अब क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में हम पढ़ेंगे कि एक ही कार्बन पर कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते हैं। एक कार्बन पर कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें यदि एक कार्बन पर दो OH आते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जल का अणु निकल जाता है, और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बन जाएगा।
लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड ऐसा है क्लोरेल हाइड्रेट। तो क्लोरेल हाइड्रेट में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण एक ही कार्बन पर 2 OH स्थायी होते हैं। क्लोरेल हाइड्रेट हैज 2 OH ग्रुप्स स्टेबल एट 1 कार्बन ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लोरेल हाइड्रेट एकमात्र ऐसा यौगिक है जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। किसके कारण? अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। कैसे होता है? क्लोरेल हाइड्रेट क्या होता है? CCl3 CH OH का होल ट्वाइस, है ना? या OH OH भी लिख सकते हैं अपन, इसको खोल के भी लिखे तो ये OH और ये OH। दिस इज कॉल्ड एज क्लोरेल हाइड्रेट। इसको हम क्लोरेल हाइड्रेट कहते हैं। इसमें किस तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इसको खोल के लिख रहे हैं अपन, ये 3 Cl CCl3 ये 2 OH, 3 Cl हो गए, 2 OH हो गए, H हो गया। अब ये Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है और O की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो जब H Cl और O दोनों के बीच में आ गया तो एक बॉन्ड बन गया, इधर भी O और Cl के बीच में आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये दोनों दो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बंद बन गए, इसमें अंतःअणुक हाइड्रोजन बंद। इसकी वजह से ये H निकल नहीं पाता है और ये क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। तो इस वजह से एक ही कार्बन पर 2 OH स्थायी होते हैं अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण। किसमें? क्लोरेल हाइड्रेट में। ठीक है, ये अपने पास हाइड्रोजन बंध की बात होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जल का एक अणु अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है? तो जल का एक अणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। जल का एक अणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ठीक है, बर्फ की संरचना में जल का एक अणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। फिर यहाँ पर कुछ तुलनात्मक वाले क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन बंध का जो क्वेश्चन आता है वो तुलनात्मक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन टाइप से। तो कंपैरिजन टाइप में आपसे क्या पूछता है? जैसे इसमें पूछता है कि HF एंड H2O गैस है, HF और H2O गैस है, सॉरी लिक्विड द्रव। HF और H2O लिक्विड द्रव है, जबकि HCl और H2S गैस है। तो क्यों? ये द्रव है और ये गैस है, ऐसा क्यों? तो जो द्रव है उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो गैस है उनमें नहीं पाया जाता। तो इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, इसलिए ये द्रव है। उनमें नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये गैस है। 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 17 में 18 में ये कि H2O द्रव रूप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फिर जैसे आपको बोले कि एल्कोहल जल में अधिक विलय है, एल्कोहल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ईथर, है ना? एल्कोहल ईथर की तुलना में जल में अधिक विलयशील होता है। क्यों? तो एल्कोहल क्या करता है? जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना देता है। तो एल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो अब हाइड्रोजन बंध बन गया तो उसको तोड़ने के लिए, मतलब सॉरी बन गया तो उसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा।
ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण उसमें जैसे कैसे बनाता है, एल्कोहल क्या होता है ROH, जल क्या होता है HOH, H2 होता है। दूसरा एल्कोहल जैसे ROH, HOH, तो दो ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बंध बन गया। दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया। इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है, और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एल्कोहल जल में घुल जाता है। ईथर में दुर्बल बनता है, इसलिए वो कम घुलता है, निम्न ईथर में वो घुल पाते, बाकी नहीं घुलते। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी एल्कोहल में, अणुभार बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट, तो सॉल्युबिलिटी विलेयता कम होती जाती है। फिर ये कहता है कि एल्कोहल के गलनांक उतनांक का मान ईथर से और कार्बोनिल यौगिकों से ज्यादा होता है। क्यों? तो गलनांक उतनांक ज्यादा किस कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। गलनांक उतनांक ज्यादा हाइड्रोजन बंध के कारण। ईथर की वाष्पशीलता ज्यादा होती है, एल्कोहल की कम। क्यों? वॉलेटिलिटी ऑफ ईथर इज हायर देन एल्कोहल। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध है इसलिए उड़ेगा नहीं एल्कोहल, ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं है इसलिए उड़ जाएगा। ये सारे जो भी तुलनात्मक रूप के क्वेश्चन है कि ये घुलता है, ये नहीं घुलता है, ये द्रव है, ये गैस है, इसका गलनांक उतनांक ज्यादा है, इसका कम है, ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए अपना आंसर देना होता है हाइड्रोजन बंध। ओके, अगले पॉइंट पर हम आते हैं। बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। बंध लंबाई क्या होता है? जैसे कोई एक अणु है जो दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, कोई अणु है दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ए परमाणु और बी परमाणु। इसकी यहाँ से त्रिज्या कितनी है? RA। त्रिज्या क्या होती है? संयोजकता कोश से नाभिक के बीच की दूरी। और इसकी त्रिज्या कितनी है? RB। ए परमाणु त्रिज्या RA और बी की RB। तो इन दोनों परमाणुओं के जो नाभिकों के बीच की दूरी है उसी को क्या कहते हैं हम? बंध लंबाई कहते हैं। तो किसी अणु में दो निकटवर्ती बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बंध लंबाई DAB बराबर क्या होगा? RA प्लस RB। तो किसी अणु में दो निकटवर्ती बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। और इसका आधा कर दे तो वो हो जाती है त्रिज्या, रेडियस से संयोजक। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियसेस ऑफ टू एडजेसेंट बॉन्डिंग एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। तो इसका मान करना RA प्लस RB कितना होता है। अब बंध लंबाई किस कारण से बढ़ती है, किस कारण से कम होती है, वो अपन देखेंगे। तो बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स। और बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स। सबसे पहला हमारे पास आता है आकार, साइज। आकार, साइज। आप जानते हैं कि आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगा। नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो बंध लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। मतलब सीधी बात है, आकार बढ़ने पर बंध लंबाई बढ़ती है। आकार बढ़ने पर बंध लंबाई बढ़ती है। तो आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ। मतलब आकार बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बंध लंबाई बढ़ेगी, और साइज घटेगा, आकार घटेगा तो बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ
घटेगी, आकार बढ़ने पर बढ़ेगी और घटने पर घटेगी। दूसरा है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता उसकी होती है जिसका आकार छोटा होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज में रहती है। अब आकार छोटा है तो बंध लंबाई कम, इसका मतलब विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो आकार घटेगा, आकार घटेगा तो बंध लंबाई घटेगी। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आकार के विक्रमानुपाती है तो बंध लंबाई के भी क्या होगा, विक्रमानुपाती होगा। मतलब विद्युत ऋणता बढ़ेगी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बंध लंबाई घटेगी। तो विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होगी उसकी बंध लंबाई का मान कम होगा। ठीक है, फिर अपन जैसे देख सकते हैं प्रतिशत एस कैरेक्टर्स, प्रतिशत एस कैरेक्टर्स, प्रतिशत एस लक्षण। तो प्रतिशत एस कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंध लंबाई कम होती है। तो प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो प्रतिशत एस लक्षण बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बंध लंबाई घटेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बंध लंबाई घटेगी। तो प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई कम होती है। एक बार जैसे क्वेश्चन आया था कि किसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी, किसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऑप्शन में थे, पहला ऑप्शन था P, दूसरा ऑप्शन था SP, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास SP2 और चौथा था SP3। इसमें पूछा था हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता किसकी होगी। ठीक है, अब हमें इसमें देखने पड़ते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, प्रतिशत एस लक्षण। P में कोई भी S नहीं है, P में कोई S नहीं है तो यहाँ पर प्रतिशत एस लक्षण कितने हुए, 0%। SP में एक S और एक P है, बराबर है दोनों, तो प्रतिशत एस लक्षण कितने हुए, 50%। SP में 50%, टोटल 100 में से 50 S के 50 P के। SP2 में 2 P है और एक S है, S का हिस्सा एक हुआ तो इसमें लगभग 33.33% प्रतिशत लक्षण, और SP3 में हुआ 25%, 3 P है और एक S है। तो अब जिसमें प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होते हैं उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी हो गई, SP की। तो विद्युत ऋणता ज्यादा हो गई तो बंध लंबाई कम हो गई। ठीक है, फिर जैसे अपन इसमें देखते हैं बंध क्रम या बंधों की संख्या, बंध क्रम या बंधों की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जिसमें बंधों की संख्या बढ़ेगी या बंध क्रम बढ़ेगा, बंध क्रम में भी हमने ये बात पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, हमने बताया था बंध क्रम बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ेगा तो बंध ऊर्जा बढ़ेगी, बंध ऊर्जा बढ़ेगी तो बंध लंबाई कम होगी। ठीक है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। तो बंध क्रम या बंधों की संख्या दोनों में से जो भी ज्यादा है
ये बढ़ेंगे, बंध क्रम बढ़ेगा, बंधों की संख्या बढ़ेगी तो बंध लंबाई कम होगी। तो बंध क्रम या बंधों की संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई का मान कम होता है। बंध क्रम या बंधों की संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई का मान कम होता है। अब इसमें अपन देखेंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, अपन क्वेश्चन इसमें कैसे करेंगे। तो बंध लंबाई का बॉन्ड लेंथ का अपने को क्वेश्चन करना है। तो उसमें आपको पहले देखना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की संख्या कितनी कितनी है परमाणु के बीच में। यदि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बंधों की संख्या समान है तो आपको देखना है साइज। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बंधों की संख्या समान है तो आपको देखना है साइज। साइज जिसका ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई ज्यादा होगी। यदि नंबर ऑफ बॉन्ड्स समान नहीं है, बंधों की संख्या समान नहीं है तो अलग अलग होगी बंधों की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग अलग होंगे। तो उस कंडीशन में जिसमें कम बंध होंगे उसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। बंधों की संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई कम होती है। तो एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। तो जिसमें कम बॉन्ड होंगे, कम बंध होंगे, उसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। अच्छा, अब यदि नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसने अपने को दिखा नहीं रखे हैं, बंधों की संख्या अपने को उसने बताई नहीं, आणविक रूप में दिया, अणु दे दिया मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो आप या तो उसके बंध बना के खोल के लिखो उसको, या फिर उसका निकालो बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। बंध क्रम जिसका ज्यादा उसकी बंध लंबाई कम। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन 14 14, तो बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम होता है 3। फिर हमने बताया था 14 से चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ 0.5 कम करते जाओ, वो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। देखते हैं कैसे। जैसे कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, इनके हम बंध लंबाई की बात कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ, तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर है, सब में एक एक ही बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर है, हमें देखना साइज, आकार। तो जिसका आकार ज्यादा होगा उसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। बताइए इनमें सबसे ज्यादा आकार किसका रहेगा? तो आप जानते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर से इधर जाते हैं किसी भी आवर्त में, तो साइज क्या होती है? कम होती है। साइज घटती है, आकार घटता है। आकार घटता है तो बंध लंबाई भी घटती है। तो इसलिए सबसे कम आकार किसका? एफ का। एफ का आकार सबसे कम, तो इसकी बंध लंबाई सबसे कम। इनमें सबसे बड़ा आकार किसका? कार्बन का। तो कार्बन का आकार ज्यादा है तो बंध लंबाई भी ज्यादा, तो इसलिए इनमें सी की बंध लंबाई ज्यादा होगी, एफ की सबसे कम होगी। दूसरा जैसे अपन बात करें सी एन सी ओ सी एफ, कोई बंध लंबाई की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अब एक तत्व कॉमन हो गया सी सब में, अलग अलग तत्व आ रहे हैं सी एन ओ एफ। बंधों की संख्या एक एक ही दे रखी है, बंधों की संख्या एक है तो हमें देखना है आकार, और आकार में सबसे बड़ा किसका? कार्बन का। भाई एक एक जो कॉमन उसको तो छोड़ दो, दूसरे देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनमें भी कार्बन का आकार बढ़ा, तो इसलिए बंध लंबाई किसकी ज्यादा हुई? कार्बन की बंध लंबाई ज्यादा हुई। फिर जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ओ डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर है, बंधों की संख्या बराबर है। कितने कितने? दो दो बंध हैं, बंधों की संख्या बराबर, तो आकार देखेंगे, आकार किसका बड़ा? कार्बन का। तो बंध लंबाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब यदि जैसे बंधों की संख्या अलग अलग हो, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें एक बंध है, इसमें दो बंध है, इसमें तीन बंध है, बंधों की संख्या अलग अलग है। तो जिसमें बंधों की संख्या ज्यादा होती है उसकी बंध लंबाई कम होती है, या जिसमें बंधों की संख्या कम होती है उसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है, उल्टा चलना है। तो बंधों की संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है, तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी? सिंगल बंध की।
तो सिंगल बंध की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, उससे कम डबल की होती है, और ट्रिपल बंध की बंध लंबाई सबसे कम होती है। तो सी सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी। सी सिंगल बॉन्ड सी की बंध लंबाई जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है। सी डबल बॉन्ड सी की 1.34 एंगस्ट्रम होती है, और इसकी होती है 1.20 एंगस्ट्रम होती है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, ये भी बंध लंबाई। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रम होती है अनुनाद के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बेंजीन में आप लोग जानते हैं तीन डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, तो 3 डबल 3 सिंगल। तो ऐसे तो 3 तो होनी चाहिए 1.34 और 3 होनी चाहिए 1.20, लेकिन बेंजीन में होता है रेजोनेंस, अनुनाद। वो डबल बॉन्ड लगातार घूमता रहता है, तो जो सिंगल था वो कभी डबल और डबल था वो कभी सिंगल, चेंज होते रहते हैं। तो मतलब ना तो वो डबल होते ना ही सिंगल, इसलिए बंध लंबाई का मान डबल और सिंगल दोनों के बीच का होता है। ठीक है, इसलिए अनुनाद के कारण होता है, रेजोनेंस की वजह से। तो बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन इन बेंजीन इज 1.39 एंगस्ट्रम। बेंजीन में कार्बन कार्बन की बंध लंबाई का मान 1.39 एंगस्ट्रम होता है। तो सिंगल बंध की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, उससे कम डबल की होती है, सबसे कम ट्रिपल की होती है। अब जैसे अपने को बंध दिखाई नहीं रखे हों, उसमें N2, O2 और F2, इसमें अपने को बंध लंबाई देखनी है। तो अब यहाँ पर अपने को बंध नहीं दिखा रखे कि कितने कितने बंध हैं। तो जब अपने को बंध नहीं दिखा रखे हों तो अपने को निकालना पड़ेगा बंध क्रम। क्या निकालना पड़ेगा? बंध क्रम। और बंध क्रम के लिए निकालेंगे अपन कुल इलेक्ट्रॉन और बंध क्रम 7 और 7 14 पर बंध क्रम 3, 8 और 8 16 पर बंध क्रम 2, 9 और 9 18 पर बंध क्रम 1। तो जिसमें बंध क्रम ज्यादा होता है उसकी बंध लंबाई कम होती है। तो सबसे बंध का लंबाई कम किसकी? N2 की। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? F2 की। अब यहाँ तुम आकार नहीं देख सकते, साइज नहीं देख सकते। साइज में देख लें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइज तो F की छोटी है। ठीक है, इसलिए F2 की बंध लंबाई यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। इसको यदि आप खोल के लिखे ना, तो N ट्रिपल बॉन्ड N आता है, O डबल बॉन्ड O आता है, F सिंगल बॉन्ड F आता है। तो एकल बंध की बंध लंबाई ज्यादा होती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अपने को आकार के हिसाब से अपन कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो जब आपको बंध नहीं दे रखे हैं तो आपको क्या देखना है? बंध क्रम। इस तरीके से अपन बंध लंबाई देख सकते हैं कि किसी भी बंध को, दो परमाणु के नाभिकों के जो बीच की दूरी से बंध लंबाई कह रहे हैं। आकार ज्यादा तो बंध लंबाई ज्यादा, बंधों की संख्या ज्यादा तो बंध लंबाई कम। ठीक है, मतलब जिसमें बंध ज्यादा होंगे उसकी बंध लंबाई कम। बंध नहीं दे रखे तो अपने को निकालना बंध क्रम। जिसका बंध क्रम कम होगा उसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से बंध लंबाई देख सकते हैं। अब बात करेंगे बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। तो बंध ऊर्जा क्या है? ये जो बंध है, कोई भी दो परमाणु के बीच में बंध बन रहा है, उस बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, किसी भी रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक डाउन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब बंध प्रबल होगा, मजबूत होगा, तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए। बंध प्रबल होगा तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए। अब बंध प्रबल कब होगा?
जब या तो उसका बंध क्रम कम होगा और या फिर उसकी बंध लंबाई कम होगी। तो बंध लंबाई कम होगी तो बंध मजबूत होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उसको तोड़ने के लिए एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा चाहिए। तो सीधी बात ध्यान रखोगे आप, बंध लंबाई जिसकी ज्यादा उसकी बंध ऊर्जा कम, और जिसकी बंध लंबाई कम उसकी बंध ऊर्जा ज्यादा। तो बंध ऊर्जा की बात करें तो बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो बंध लंबाई बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान कम होता है। तो इसमें ये सारी चीजें अब क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। जिसकी बंध लंबाई ज्यादा है उसकी बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। तो अब ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो बंध ऊर्जा वाले साइन थे सारे बदल जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जिसकी बंध ऊर्जा कम थी, बंध लंबाई कम थी, उसकी बंध ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। जिसकी बंध लंबाई ज्यादा थी उसकी बंध ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए अब सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी हो जाएगी, एफ की। यहाँ पर सी एफ की, यहाँ पर एन एन की, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की, और यहाँ पर F2 की, सॉरी बंध लंबाई का ऑर्डर था। यहाँ पर N2 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। 3 बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से अपन बॉन्ड एनर्जी देख सकते हैं, बंध ऊर्जा देख सकते हैं। बंध लंबाई जिसकी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड ऊर्जा कम होगी, और जिसकी बंध लंबाई कम होगी उसकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बंध लंबाई और बंध ऊर्जा अपन देख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे बंध कोण। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल, बंध कोण, बॉन्ड एंगल, बंध कोण। तो बंध कोण क्या होता है, किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु और उसे जुड़ने वाले परमाणुओं के बीच जो कोण बनेगा उसे बंध कोण बोलेंगे। एंगल फॉर्म्स बिटवीन सेंट्रल एटम एंड अटैच्ड एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। बंध कोण निकालना इंपॉर्टेंट चीज है। तो बंध कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं, बॉन्ड एंगल निकालेंगे कैसे, तो उसमें भी वही प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे। अफेक्टिंग फैक्टर्स, और सबसे पहला कारक हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। संकरण, बंध कोण निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसमें कैसे देखेंगे, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। बंध कोण की बात करें, बॉन्ड एंगल, तो सबसे ज्यादा बंध कोण होता है sp संकरण का, उससे कम sp2 का, उससे कम sp3 का, ऐसे कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका होता है, sp संकरण का होता है। sp संकरण का होता है 180 डिग्री। sp संकरण में बंध कोण कितना होता है, 180 डिग्री। sp2 में होता है 120 डिग्री, और sp3 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये बंध कोण निकालने के लिए जब भी आपके पास बंध कोण का क्वेश्चन आएगा, आपको उन यौगिकों का संकरण निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। अब संकरण sp का बंध कोण सबसे ज्यादा होता है 180, sp2 का 120, sp3 का 109, और ऐसे आगे कम होता जाता है। तो जैसे अपने को उसने 4 ऑप्शन दे दिए, CO2, BF3, CCl4,
PCl5। इसमें कौन प्रबल बंध होगा, किसमें प्रबल बंध होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा, बंध कोण का मान किसमें ज्यादा होगा। तो आप इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, sp2 में आएगा CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन, BF3 में आएगा sp2, CCl4 में आएगा sp3 और यहाँ पर आएगा sp3d। संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया अपन ने, ठीक है। तो sp2 sp2 sp3 और sp3d। तो सबसे जो ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है वो किसमें होता है, sp में होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, sp। क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बंध कोण किसमें होगा, sp में। सबसे कम पूछता तो किसमें हो जाता, PCl5 sp3d में। तो संकरण निकालना जरूरी है बंध कोण के लिए, बॉन्ड एंगल के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि यदि संकरण समान हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सेम, यदि संकरण समान हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम, संकरण क्या हो, समान हो, तो आपको क्या करना है, केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु की संख्या देखनी है। जुड़ने वाले परमाणु की संख्या कम तो बंध कोण कम, या लोन पेयर ज्यादा तो बंध कोण कम। जैसे केमिस्ट्री लोन पेयर के हिसाब से बात करती है, तो जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बंध कोण कम होगा। तो आप तो लोन पेयर पे मत जाओगे, लोन पेयर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप देख लो किसमें कम परमाणु जुड़ रहे हैं उसका बंध कोण कम होगा। बट ध्यान रखना, संकरण देखना जरूरी है, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना जरूरी है। तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, तो जिसमें कम परमाणु जुड़ रहे होंगे उसका बंध कोण कम होगा, ठीक है। जुड़ने वाले परमाणु कम तो बंध कोण कम। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, या लोन पेयर इंक्रीज। तो लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बंध कोण कम होगा। अब लोन पेयर पे जाना नहीं, अपने सीधे देख लेना कि किसमें कम परमाणु जुड़ रहे हैं, जिसमें परमाणु कम जुड़ेंगे उसका बंध कोण कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। जैसे CH4 NH3 H2O, और मैं जैसे एक बात करूं यहाँ पर BeH2, ओके। अब मैं थोड़ा सा अंतर बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप डायरेक्ट बिना संकरण के नहीं देख लेना। यदि इसमें पूछते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे ज्यादा बंध कोण किसका होगा, तो अभी मैंने बात करी थी कि जिसमें जुड़ने वाले परमाणु कम है उसका बंध कोण कम, तो जिसमें ज्यादा है उसका बंध कोण, तो उस हिसाब से तो तुम आंसर क्या कर दोगे, CH4। लेकिन ये कब देखना है, जब संकरण समान हो। इसलिए पहले आपको देखना पड़ेगा संकरण हाइब्रिडाइजेशन। पहला काम तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का देखना है, सबसे ज्यादा sp में, उससे कम sp2 में, सबसे कम sp3 में। अब संकरण समान आ रहा है तो फिर जिसमें कम परमाणु जुड़े होंगे उसमें बंध कोण कम होगा, जिसमें ज्यादा जुड़ेंगे उसमें ज्यादा होगा। आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 में हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 आता है, इसमें भी sp3 आता है, इसमें भी sp3 आता है, लेकिन BeH2 में sp होता है। BeH2 में क्या होता है, sp। तो बिना संकरण निकाले आप परमाणु नहीं देख सकते, क्योंकि हमने यदि क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका है सबसे ज्यादा, और तुम्हें लगता है कि जिसमें कम परमाणु उसका ज्यादा होता है, मतलब कम होता है, तो ज्यादा वाले का तो आप आंसर ये टिका दोगे, तो उसमें गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है, संकरण निकालना है, फिर समान संकरण है
तो जिसमें ज्यादा परमाणु उसका बंध कोण ज्यादा। ठीक है, तो अब संकरण समान आ गया, तो लोन पेयर इसमें 0 हो गए, तो इसका हुआ 109 डिग्री 28 मिनट 0 लोन पेयर पे। NH3 में एक लोन पेयर आ जाता है, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है 2 डिग्री, 107 डिग्री तो लगभग 2 डिग्री कम होता जाता है, इसका 104.5 डिग्री। तो सबसे ज्यादा इनमें किसका हो गया फिर? इन तीनों की बात हो रही है, समान संकरण है, इसका तो 180 डिग्री हो गया sp में। तो अब जिसमें संकरण समान है तो कम परमाणु जुड़ेंगे तो बंध कोण कम। आप देख रहे हैं इसमें 4 परमाणु जुड़ रहे हैं, इसमें 3 परमाणु जुड़ रहे हैं, इसमें 2 परमाणु जुड़ रहे हैं, इसलिए इसमें 109 डिग्री, इसमें 107 डिग्री, इसमें 104.5 डिग्री। ठीक है, ये जो है इनके कुछ बंध कोण जो मान है वो अपने को याद भी रख लेना, कुछ यौगिकों के जो अपन दिखा रहे हैं इनके। तो ये आपको इसमें ध्यान रखने की बात है कि बंध कोण निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? संकरण निकालना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट इसमें आता है, अब यदि जुड़ने वाले परमाणु या लोन पेयर भी समान हो, जुड़ने वाले परमाणु या नंबर ऑफ लोन पेयर समान हो, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम और लोन पेयर सेम, तो उस कंडीशन में क्या होगा? केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध कोण का मान बढ़ता है। केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध कोण का मान बढ़ता है। यदि जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या घटता है, सॉरी मतलब उसमें जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या समान हो या लोन पेयर की संख्या समान हो, तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध कोण का मान घटता है, कम होता है। बढ़ने पर बंध कोण का मान कम होता है, घटता है। तो जुड़ने वाले परमाणु की संख्या समान या LP लोन पेयर समान, तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध कोण घटेगा। तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध कोण का मान घटता है। If number of attached atom or lone pair same, then size of central atom increase, bond angle increase, sorry decrease। तो जुड़ने वाले परमाणु समान हो या लोन पेयर की संख्या समान हो तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध कोण का मान कम होगा। As the size of central atom increase, bond angle will decrease। ठीक है, जैसे अपन बात करें H2O, H2S, H2SE, H2PE, H2PO, तो जुड़ने वाले परमाणु सब में समान है, 2 H जुड़ रहे हैं, दो सब में 2 H है, या लोन पेयर भी देखें तो 2 लोन पेयर है। As the number of attached atoms same, bond angle, the number of attached atoms same, as the size of central atom increase, bond angle will decrease। केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध कोण का मान घटेगा। आप जानते हैं कि जैसे ओल्ड स्टाइल से टीपो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो बॉन्ड एंगल बंध कोण का मान कम होगा, बॉन्ड एंगल बंध कोण का मान कम होगा। तो सबसे ज्यादा बंध कोण किसका होगा? फिर H2O का सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि O का आकार सबसे छोटा है, तो केंद्रीय परमाणु का आकार छोटा होगा तो बंध कोण ज्यादा होगा। PO का आकार सबसे बड़ा है तो इसलिए इसका बंध कोण सबसे कम होगा। जैसे NH3 में देखें, ये बंध कोण बॉन्ड एंगल की बात करें
तो वही नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास ऊपर से नीचे जा रहे हैं। आकार बढ़ेगा तो बंद कोण कम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का। तो थर्ड पॉइंट में अपन देखेंगे कि यदि नंबर ऑफ अटैच्ड एटम सेम है तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंद कोण का मान कम होगा, बंद कोण का मान कम होगा। तो अफेक्टिंग फैक्टर में चौथा पॉइंट अपन बात कर रहे हैं कि यदि केंद्रीय परमाणु समान हो जाए, सेंट्रल एटम सेम है, तो एज द साइज ऑफ अटैच्ड एटम इंक्रीज बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। तो उससे जुड़ने वाले परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंद कोण का मान बढ़ेगा। जुड़ने वाले परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंद कोण का मान बढ़ेगा। कब? जब केंद्रीय परमाणु समान हो। तो यदि केंद्रीय परमाणु समान हो यदि केंद्रीय परमाणु समान हो तो जुड़ने वाले परमाणु का आकार बढ़ने पर बंद कोण बढ़ता है। If central atom same, then bond angle increase as the size of central atom increase, as the size of attached atom increase. तो सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु समान हो, एक जैसा हो, तो फिर देखेंगे उसे जुड़ने वाले परमाणु, जिसमें जुड़ने वाले परमाणु का आकार कैसा होगा, ज्यादा होगा तो उसका बंद कोण ज्यादा होगा। जैसे Cl2O और F2O, Cl2O और F2O, इनमें केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है। दोनों में केंद्रीय परमाणु समान है, सेंट्रल एटम सेम है। तो केंद्रीय परमाणु समान है तो जो जुड़ रहा है परमाणु, कौन जुड़ रहा है, Cl और F। तो जुड़ने वाले परमाणु का आकार ज्यादा होगा तो बंद कोण ज्यादा होगा। तो इनमें से बड़ा आकार किसका है, Cl का, इसलिए बंद कोण किसका ज्यादा होगा, Cl2O का ज्यादा होगा। इसको जैसे अपन ऐसे खोल के लिखते हैं, इसका लगभग 111 डिग्री होता है, OCl2 का इसका लगभग होता है 101 डिग्री OF2 का। ठीक है, तो अब इसमें अब OF2 से H2O का ज्यादा होगा कि कम, OF2 और H2O में इसमें भी केंद्रीय परमाणु समान है OO, तो किसका बंद कोण ज्यादा होगा, H2O का, क्योंकि H का आकार बड़ा है F से। F परमाणु क्रमांक, F आवर्त सारणी में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है इन पीरियोडिक टेबल, इसलिए H2O का ज्यादा हो जाएगा। इन सभी का यदि मैं देखूं तो सबसे ज्यादा किसका जाएगा, Cl2O का, उससे कम H2O का, उससे कम F2O का या OF2। इसका 111 डिग्री, 104.5 डिग्री, 101 डिग्री। इस तरीके से अपन 4 कंडीशन में बंद कोण देख सकते हैं। बॉन्ड एंगल बंद कोण की 4 कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहले बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। सबसे ज्यादा बंद कोण बॉन्ड एंगल होता है sp संकरण का 180, उससे कम sp2 का 120 और उससे कम sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट। अब यदि संकरण हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो जिसमें जुड़ने वाले परमाणु कम है, अटैच एटम कम है, उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यदि जुड़ने वाले परमाणु अटैच एटम सेम है तो जिसमें केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। इसमें सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। यदि सेंट्रल एटम सेम है, केंद्रीय परमाणु समान है, तो जिसमें जुड़ने वाले परमाणु का आकार बड़ा होगा उसका बंद कोण ज्यादा होगा, है ना। अटैच एटम का साइज ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल
ज्यादा होगा। ये 4 कंडीशन में अपन बंद बॉन्ड निकाल सकते हैं किसी का भी। द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंटम, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको अपन लिखते हैं म्यू से। इसकी इकाई होती है डिबाई। कैपिटल डी से लिख देते हैं डिबाई को। इसके आधार पर, द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर यौगिक की ध्रुवीयता, पोलैरिटी हम मेजर करते हैं कि कौन सा यौगिक ध्रुवीय होगा, कौन सा यौगिक अध्रुवीय होगा, कौन पोलर होगा, कौन नॉन पोलर होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर यौगिकों की ध्रुवीयता ज्ञात की जाती है, ठीक है, पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी। तो वो कैसे अपन ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे इसमें कि यदि म्यू इक्वल्स टू 0, if म्यू इक्वल्स टू 0, तो यौगिक देन कंपाउंड विल बी, तो यौगिक अध्रुवीय होगा। यदि द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान 0 है तो यौगिक अध्रुवीय होगा, कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। म्यू का मान 0 तो यौगिक अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर होगा। इफ म्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, यदि म्यू का मान 0 नहीं है, म्यू का मान 0 नहीं है, तो यौगिक ध्रुवीय होगा। देन कंपाउंड विल बी पोलर। यदि म्यू का मान 0 है तो अध्रुवीय नॉन पोलर, और 0 नहीं है तो ध्रुवीय पोलर। फिर कौन कम ध्रुवीय होगा, कौन ज्यादा ध्रुवीय होगा, उसमें भी यदि म्यू का मान ज्यादा तो मोर पोलर, अधिक ध्रुवीय। म्यू का मान ज्यादा है तो मोर पोलर होगा, अधिक ध्रुवीय। और यदि म्यू का मान कम है तो लेस पोलर, कम ध्रुवीय। म्यू का मान ज्यादा है तो मोर पोलर, और म्यू का मान कम है तो लेस पोलर। अब कैसे पता चलेगा कि म्यू का मान 0 है कि नहीं है, ठीक है, म्यू का मान 0 है कि नहीं है। तो आपको 2 चीजें देखनी है। यदि जुड़ने वाले सभी परमाणु समान, जुड़ने वाले सभी परमाणु समान एक जैसे हों, तथा एलपी की संख्या, लोन पेयर की संख्या 0, लोन पेयर की संख्या 0, 0, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। ये 2 कंडीशन आपको देखनी है कि जुड़ने वाले परमाणु एक जैसे होने। पहला काम देखना, जुड़ने वाले परमाणु होने चाहिए क्या, समान, और लोन पेयर की संख्या क्या होनी चाहिए, 0, 0। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। If attached atom are same and number of lone pair equals to 0, then dipole moment will be 0। एक चीज आपको देखनी, जुड़ने वाले परमाणु समान है, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा लोन पेयर, लोन पेयर निकालना अपने को आता है। तो जुड़ने वाले परमाणु समान हो और लोन पेयर 0 हो तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अच्छा, अब यदि जुड़ने वाले परमाणु समान नहीं है, अलग अलग है,
तो लोन पेयर निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, चाहे लोन पेयर जीरो ही है। यदि जुड़ने वाले परमाणु समान नहीं है तो द्विध्रुव आगमन का मान जीरो नहीं होगा। अब दो कंडीशन देखनी है, जुड़ने वाले परमाणु समान, लोन पेयर जीरो, तो डाइपोल मोमेंट जीरो। शेष यौगिकों में जो बच गए उनमें, जिनमें मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, जिनमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, शेष यौगिकों में जिसके केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक, वह अधिक ध्रुवीय होगा। जो बच गए जिनमें U का मान जीरो नहीं है, उसमें जिसमें केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वह ज्यादा ध्रुवीय होगा। इन रिमेनिंग कंपाउंड्स higher the electronegativity of central atom,